गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आज हम पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पाठ से कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिनको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निरंकुशवाद का क्या अर्थ है। निरंकुशवाद यानी कि ऐसी शासन व्यवस्था, किसी भी देश में ऐसी शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर कोई अंकुश नहीं होता। यानी कि फ्रांस के अंदर एक निरंकुश शासन व्यवस्था थी। ठीक है, ऐसे को बोला जाता है निरंकुश। निरंकुश सरकार यानी कि अत्यधिक केंद्रित, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी होती है, जिस पर शासन की सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथ में हो, उसे निरंकुश शासन व्यवस्था बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कल्पनादर्श समाज, यानी कि कल्पनादर्श को हम बोलते हैं यूटोपिया। इसका क्या अभिप्राय या क्या अर्थ है? कल्पनादर्श एक बहुत ही आदर्श समाज की कल्पना करना, जिस समाज में इतना आदर्श यानी कि उसका साकार होना लगभग संभव असंभव हो। यानी कि ऐसे समाज की कल्पना करना, यह समाज इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है, उसको बोलते हैं कल्पनादर्श यानी कि यूटोपिया। अगला आता है हमारा जनमत संग्रह। जनमत संग्रह के बारे में आप सब जानते होंगे कि जनता की राय इकट्ठी करना, यानी कि जनमत संग्रह एक प्रकार का प्रत्यक्ष मतदान होता है। इसमें एक क्षेत्र के सभी लोगों से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, यानी कि जनता की राय ली जाती है। ठीक है, उसे बोलते हैं हम जनमत संग्रह। अगला आता है हमारा उदारवाद का अर्थ। उदारवाद यानी कि उदारवाद किसे बोला जाता है? लिबरलिज्म शब्द जो लैटिन भाषा के शब्द लाइबर से लिया निकला है, जिसका अर्थ होता है आज़ादी। यानी कि प्रत्येक जो गुलाम, जिन्हें गुलाम दास, एक ज़मीन भूदास था, जो किसान थे, जो गुलाम बने हुए थे। ठीक है, निरंकुश शासन व्यवस्था के दौरान ऐसे किसान चाहते थे कि हमें आज़ादी मिले। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का अर्थ होता है व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के सम्मुख सबकी समानता। ये उदारवाद का अर्थ बताएंगे हम। लेकिन लिबरलिज्म शब्द है लैटिन भाषा का, उससे निकला है, लाइबर से निकला है, जिसका अर्थ है आज़ादी, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता था आज़ादी। फिर आता है हमारा रूढ़िवाद का अर्थ। ये हम जब एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो उसमें ये आएंगे शब्द बार बार, और उनको आप फिर एक्सप्लेन करने में दिक्कत आए, तो इसलिए आपको पहले ही इसके बारे में पता होना चाहिए। रूढ़िवादी यानी कि एक सिंपल भाषा में तो बोलते हैं जो प्रचलित, जो प्राचीन समय में चली आ रही कुरीतियाँ थी, रिवाज थे, उनको ही सुचारू रूप से जो लागू रखना चाहते थे वे लोग। दूसरे अर्थ में बोलते हैं कि ऐसा राजनीतिक एक ऐसा समाज जो परंपरा और प्रचलित रीति रिवाजों और संस्थानों पर बल देता था। यह तेज परिवर्तनों के बजाय क्रमिक विकास में विश्वास रखता था, यानी कि धीरे धीरे बदलाव चाहता था, ये नहीं कि तेजी से बदलाव आए। ऐसा समाज जिसे रूढ़िवादी बोला जाता है। फिर ये जालवेराइन्स क्या था? ये जालवेराइन एक प्रकार का शुल्क संघ था। ठीक है, इसमें अधिकांश जर्मन राज्य के शामिल थे। 1834 में पर्सा की पहल पर इसको स्थापित किया गया, और यह संघ जर्मन राज्यों के बीच जो आपसी व्यापार होता था उसमें शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया, और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई, जो पहले 30 से अधिक होती थी। ठीक है, यह जालबेराइन शुल्क यानी कि जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का एक प्रतीक था, जालबेराइन शुल्क संघ। फिर है फ्रैंकफर्ट संसद। अब आती है हमारी फ्रैंकफर्ट संसद। तो फ्रैंकफर्ट संसद क्या थी कि जर्मन राष्ट्र के निर्माण से इसका संबंध है। 18 मई 1848 को जर्मनी के विभिन्न प्रदेशों में 831 निर्वाचित सदस्यों ने एक जुलूस के रूप में फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया, और यह संसद सेंट पॉल चर्च में स्थापित की गई, और जर्मन के राष्ट्र निर्माण में एक संविधान की रूपरेखा तैयार की गई, और राष्ट्राध्यक्ष का पद पर्सा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को सौंपने की कोशिश की गई, लेकिन उसने यह पेशकश ठुकरा दी, क्योंकि वो चाहता था कि जो निर्वाचित सभा के उन राजाओं का साथ उसने दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। जहां कुलीन वर्ग और सेना का बड़ा विरोध हुआ, वहां संसद का सामाजिक आधार कमज़ोर हो गया, और इसकी कारण क्या हुआ? मजदूरों, कारीगरों ने की मांगों की ओर इनको ध्यान नहीं दिया गया, और वे इसके कारण मजदूर और कारीगर ने अपना समर्थन वापस ले लिया। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और संसद को भंग कर दिया गया। ये थी फ्रैंकफर्ट संसद।
जर्मनी में जो की गई थी 18 मई 1848 को। फिर आ जाता हमारा यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। यूनानी स्वतंत्रता युद्ध क्या था कि यूनान को स्वतंत्रता दिलाने के लिए 1821 में ये आरंभ हुआ और 15वीं सदी में यूनान ओटोमन साम्राज्य का एक भाग था। यानी कि यूनानी अपना जो क्या था निर्वासन का जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे यूनानियों को यूरोप के बुद्धिजीवियों यानी कि उनका समर्थन प्राप्त हुआ और यूनान की प्राचीन संस्कृति के प्रति उन्होंने अपनी सहानुभूति रखी। कवियों कलाकारों ने यूनानियों को यूरोपीय सभ्यता की पालना बताकर देश की प्रशंसा की। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने तो इसके लिए धन इकट्ठा किया और युद्ध तक लड़ने गए, लेकिन 1824 में बुखार के कारण उनकी मृत्यु हो गई और 1832 में कुस्तुनिया की संधि हुई। इस संधि के दौरान यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया गया। ये थी यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। अब है यंग इटली और यंग यूरोप। देखिए सारा का सारा जो हम पढ़ रहे हैं ये यूरोप में राष्ट्रवाद है, यानी कि इन देशों में कैसे राष्ट्रवाद पनपा। यंग इटली और यंग यूरोप के बारे में, यंग इटली और यंग एक मैसनी के द्वारा स्थापित की गई। मैसनी एक इटली का क्रांतिकारी नेता था, वह इटली के राष्ट्र के रूप में देखना चाहता था। मैसनी का जन्म 1807 में हुआ और वे कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 वर्ष की आयु में लिगुरिया में क्रांति करने के कारण उसे देश से बाहर निकाल दिया गया। उसके पश्चात उसने 2 साल भूमिगत संगठनों की स्थापना की। मार्सेई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप। यंग यूरोप के सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों के युवा थे जिनके विचार एक जैसे थे। और अगला हमारा आता है वियना कांग्रेस। नेपोलियन के युद्धों के कारण 1815 में यूरोप में हुए सभी बदलावों को समाप्त करना नेपोलियन वियना शांति सम्मेलन का उद्देश्य था। यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित करना और नेपोलियन ने अपनी विजयों के द्वारा यूरोप के मानचित्र को अस्त व्यस्त कर दिया गया था, इन्हें फिर से पुनर्जीवित करना। वियना कांग्रेस की एक अन्य समस्या थी कि यूरोप में फ्रांसीसी क्रांतियों के सिद्धांतों के प्रसार को कैसे रोका जाए। ठीक है, इसके मुख्य 4 निर्णय थे कि फ्रांस में फिर से बुर्बो वंश की स्थापना की जाए। वियना कांग्रेस के मुख्य जो उद्देश्य थे, फ्रांस के दक्षिण में सार्डिनिया और पिडमांट और जेनेवा के प्रदेशों को मिलाकर एक शक्तिशाली राज्य स्थापित कर दिया जाए। और नेपोलियन ने जो जर्मनी के 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया था, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाए। ये थे वियना कांग्रेस जो 1815 में इसकी स्थापना की गई थी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और जो इस पार्ट के अंदर जो मेन जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बेटा, तो आप ध्यान से इनको रीड करना और एक बार एनसीईआरटी की बुक अवश्य रीड कर लें। कल आपको करवाया जाएगा जर्मनी का एकीकरण। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।